अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब पास कराने की मोदी हुकूमत प्लानिंग कर रही थी, मनसूबाबंदी कर रही थी, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को और तमाम लोगों को यकीन था कि ये बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकता है। और जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वो नाम है चंद्रबाबू नायडू का। सारे लोगों को यही लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू मोदी हुकूमत की हिमायत नहीं करने वाले हैं, ये बिल पास नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार से ज़्यादा लोगों को उम्मीदें नहीं थी, ना मुसलमानों को नीतीश कुमार पर भरोसा था, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार इधर से उधर जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बिहार में इलेक्शन नज़दीक है, आरजेडी ने साफ ऐलान कर दिया था कि इस मरतबा वो नीतीश कुमार को अपने साथ रखने वाले नहीं हैं और नीतीश कुमार तन्हा बिहार में इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से पूरी उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ नहीं देंगे, मुसलमानों से गद्दारी नहीं करेंगे, अपने उसूलों से वो समझौता नहीं करेंगे। दावत इफ्तार में चंद्रबाबू मुसलमानों के बीच आते हैं, मुसलमानों से वादा करते हैं कि वो हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की हमेशा उन्होंने गारंटी ली है और उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों के औकाफ पर वो किसी को गलत नजरें नहीं डालने देंगे, उन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। हमेशा उन्होंने हिफाजत की है और आगे भी हिफाजत करते रहेंगे। इस तरह की तस्वीरों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया, एक्स अकाउंट पर शेयर किया और यही सब लिखा कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों की हिफाजत की है, मुसलमानों का साथ दिया है और आगे भी साथ देते रहेंगे। ईद की नमाज में चंद्रबाबू नायडू आते हैं टोपी पहन करके, जुब्बा कुब्बा पहन करके, देख कर लगता है कोई अरबी शेख है जो इतने बड़े मकाम और मर्तबा पर फाइज हैं या फजीलत शेख है, नमाज तरावी में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब 2 तारीख को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो उससे पहले यानी रात में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से एक लेटर सर्कुलेट किया जाता है जिसमें अपने एमपीज को चंद्रबाबू नायडू हिदायत देते हैं कि उन्हें कल पार्लियामेंट में मौजूद रहना है और गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की हिमायत करनी है। और ये लेटर देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इस बिल की हिमायत की जाती है, इस बिल की हिमायत में वोटिंग की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किसी तरह के अमेंडमेंट की चेंजिंग की मांग भी नहीं की जाती है। नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम मेंबरान ये जरूर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र में जो कुछ नरमी पैदा की गई है, उसमें जो कुछ तरमीम किया गया है, तो वो नीतीश कुमार का प्रपोजल था। पिछले दिनों भी बिहार में नीतीश कुमार के मुसलमान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के मुसलमान नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी ने 5 अमेंडमेंट का प्रपोजल दिया था और वो 5 एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद ही हमारी पार्टी ने इस बिल की हिमायत में वोट डाला है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह भी नहीं कहा गया कि उन्होंने किसी तरह का अमेंडमेंट कराया है, कोई प्रपोजल दिया था। सीधे आंख बंद करके टीडीपी की तरफ से इस बिल की दोनों जगह हिमायत की गई। लोग परेशान थे, इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे कि आखिर चंद्रबाबू नायडू अचानक इस तरह बदल कैसे गए, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, अपने उसूलों से चंद्रबाबू नायडू ने क्यों समझौता कर लिया। और अब सच्चाई सामने आई है, हकीकत सामने आ गई है कि क्यों चंद्रबाबू नायडू ने अपने उसूलों से समझौता किया। और जो हकीकत सामने आई है उसके पीछे ईडी है, करप्शन है। चंद्रबाबू नायडू पर करप्शन के कई सारे केसेस चल रहे हैं। इन दिनों एक और करप्शन का बड़ा मामला उनसे जुड़ा हुआ है और अगर वो बीजेपी की हिमायत नहीं करते तो उनके पीछे ईडी लगाई जा सकती थी और जब ईडी उन पर लग जाती, उनकी जांच शुरू हो जाती तो उनका अंजाम भी अरविंद केजरीवाल जैसा होने वाला था या हेमंत सोरेन जैसा होने वाला था। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में लगातार अच्छी सरकार चल रही थी, वो अपनी पार्टी को गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी कई स्टेट में आगे बढ़ा रहे थे और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। चुनांचे अरविंद केजरीवाल के पर को कतरने के लिए, उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए उन पर इल्जाम लगाया गया, शराब घोटाला का ईडी को लगाया गया और फिर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा, उनकी पार्टी के और भी कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से बाहर निकलकर कई स्टेट में मजबूत हो रही थी, वहां आम आदमी पार्टी का जो सिलसिला था वो रुक गया। आम आदमी पार्टी सुकड़ती गई और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकी, बीजेपी इख्तिदार में आ गई। झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का ही अंजाम हुआ था, उनको भी जेल भेज दिया था घोटाला के इल्जाम में, लेकिन दोबारा वहां उनकी सरकार बन गई और जेल से बाहर निकलने के बाद उनको एक मर्तबा फिर कामयाबी मिली। तो चंद्रबाबू नायडू को भी अपना अंजाम यही नजर आने लगा था कि अगर उन्होंने मोदी की बात नहीं मानी तो उनको जेल भेजा जा सकता है और जैसे ही वो जेल जाएंगे उनके एमपीज को बीजेपी अपने साथ मिला सकती है, उनको तोड़ा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में उनकी
की सरकार भी गिराई जा सकती है। ये सब कुछ चंद्रबाबू नायडू को नजर आने लगा और इसी वजह से बिला शर्त के उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत की, जो अब एक्ट बन चुका है। इस कानून पर लगातार अमल किया जा रहा है और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, न ये मेरा दावा है, बल्कि दावा क्या है, ये तज्जिया क्या है आंध्र प्रदेश के मशहूर सहाफ़ी राजाशेखर चिंटा ने। राजाशेखर चिंटा आंध्र प्रदेश के मशहूर सहाफ़ी है, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पर वो एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे टीवी चैनलों पर पैनलिस्ट बनकर के आते हैं और सीनियर सहाफ़ी के तौर पर वो तज्जिया करते हैं। उन्होंने तज्जिया करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू पर दो करप्शन के केस चल रहे हैं, अगर वो मोदी सरकार की बात नहीं मानते तो उनको जेल भेजा जा सकता था। आंध्र प्रदेश के सहाफ़ी राजाशेखर चिंटा का अपने तज्जिया में कहना है कि अमरावती जो नई राजधानी बन रही आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट था, तेलंगाना नहीं था और हैदराबाद ही राजधानी था आंध्र प्रदेश का। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई और 10 सालों के लिए मुश्तरका तौर पर हैदराबाद को दोनों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी करार दिया गया। इसके अलावा यह शर्त भी रखी गई थी कि अगले 10 सालों में आंध्र प्रदेश की दूसरी राजधानी की तामीर की जाएगी, दूसरा शहर बसाया जाएगा जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। चुनांचे चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने का फैसला किया, वहां तामीर करने का सिलसिला शुरू किया। फिलहाल विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का पुराना शहर है, तारीखी शहर है, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन विजयवाड़ा से 45-50 किलोमीटर के फासला पर अमरावती है, वहां एक नया शहर बसाया जा रहा है, जमीनें खरीदी जा चुकी है। अब इस अमरावती में चंद्रबाबू नायडू और उनकी फैमिली के लोगों ने 29 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले रखा है। उन्होंने किसानों से खरीद रखी है, दूसरे लोगों से ले रखी है। तो जो नया शहर बसाया जा रहा है वहां 29 एकड़ जमीन अकेले चंद्रबाबू नायडू और उनकी फैमिली के हाथों में है और इससे पूरा इनकम चंद्रबाबू नायडू और उनकी फैमिली करना चाहती है। अपने एतबार से यहां चंद्रबाबू नायडू इस जमीन में कारोबार करना चाहते हैं और ये पूरी खबर है ईडी को, और ईडी चाहे तो इसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू को फंसा सकती है, जेल में डाल सकती है। इसलिए चंद्रबाबू नहीं चाहते कि उनको ईडी के जरिए जेल में जाना पड़े, ईडी उनके पीछे लग जाए। चुनांचे चंद्रबाबू नायडू को समझौता करना पड़ा। एक और जो बड़ा मामला है चंद्रबाबू नायडू का वो ये कि चंद्रबाबू नायडू ने नया शहर यानी अमरावती को बसाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रखा है और कर्ज कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि 1500 करोड़ की रकम यानी $1.8 बिलियन कर्ज ले रखा है। और वर्ल्ड बैंक से कोई भी स्टेट यूं ही कर्ज नहीं ले सकता है जब तक उसको भारतीय हुकूमत की गारंटी नहीं मिलती है, सरकार की गारंटी नहीं दी जाती है, उस वक्त तक कोई भी स्टेट वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले सकता है, कर्ज नहीं ले सकता है। और चंद्रबाबू नायडू को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था और उसके लिए भारत सरकार की गारंटी चाहिए थी। चुनांचे भारत सरकार ने गारंटी देने का वादा किया और यही शर्त के साथ वादा किया था कि चंद्रबाबू नायडू को उनकी बातें माननी होगी, वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत में वोट डालना होगा। चुनांचे इस वादे को निभाया चंद्रबाबू नायडू ने। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का रिकॉर्ड है तो कोई नया नहीं, पुराना है। 1998 में भी चंद्रबाबू नायडू ने वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन कर्ज लिया था और उस कर्ज के जरिए उन्होंने हैदराबाद को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाया था। चंद्रबाबू नायडू को कहा जाता है कि वो तरक्की पजीर शख्स हैं। हैदराबाद को उन्होंने टेक्नोलॉजी का शहर बनाया था, वहाँ नई नई कंपनियों को उन्होंने बुलाया था और इस वक्त यानी इंडिया में बेंगलोर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा साइबर सिटी जिसको कहा जाता है वह हैदराबाद है। तो टेक सिटी की फहरिस्त में हैदराबाद का भी नाम आता है और उसको टेक सिटी बनाने में चंद्रबाबू नायडू का अहम किरदार रहा है। जब वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को सजाने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड बैंक से 1.8 बिलियन कर्ज ले रखा है। भारत सरकार उसकी गारंटर है और ये कर्ज का वादा हुआ था दिसंबर में और जनवरी 2025 से फंड रिलीज करने का वादा किया था वर्ल्ड बैंक ने और भारत सरकार की रजामंदी शामिल है। भारत सरकार ने गारंटी ले रखी है और गारंटी कोई भी सरकार उसी वक्त लेगी जब रियासती हुकूमत उसकी बात मानेगी। इसके अलावा जब मरकजी बजट पेश हुआ तो उस बजट में भी स्पेशल फंड देने का वादा किया गया आंध्र प्रदेश को नई राजधानी को बसाने के लिए और ये सब उसी वक्त होता है जब स्टेट सरकार मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत की बात मानती है, उनका जो भी काम होता है, जो एजेंडा होता है उसमें सपोर्ट करती है। तो ये पूरा मामला था जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू को
वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करनी पड़ी और फिर ये जो बिल है कानून बन गया और ये नाफिज हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू पर करप्शन का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उन पर करप्शन के कई मामले रहे हैं। सिर्फ 2 साल पहले यानी साल 2023 में भी चंद्रबाबू नायडू को करप्शन के इल्जाम में जेल जाना पड़ा था और 371 करोड़ रुपए करप्शन का केस था चंद्रबाबू नायडू को। सीआईडी ने उस पूरे केस को हैंडल किया था और चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट से भी चंद्रबाबू नायडू को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के जरूर है चंद्रबाबू नायडू, लेकिन वो जमानत पर बाहर हैं और जैसे वो मोदी सरकार की बात मानने से इनकार कर देंगे फौरन चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ जाएगा। तो इसी सब वजह से चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बीजेपी का साथ दिया, उनकी हिमायत की, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने बीजेपी की बात नहीं मानी तो उनका अंजाम अरविंद केजरीवाल जैसा हो सकता है या हेमंत सोरेन जैसा हो सकता है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू आखिर वक्त तक मुसलमानों को लुभाते रहे, यकीन दहानी कराते रहे, लेकिन उधर उनको जेल जाने का डर सता रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मोदी सरकार की हिमायत कर दी। उधर आंध्र प्रदेश में जो सेकुलर अवाम है, जो मुसलमान हैं, उनका एहतजाज लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू पर लगातार उनका दबाव बढ़ता जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अभी भी हिमायत वापस ले, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर करे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में जो मुसलमान एमएलएज हैं उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनसे भी मांग की जा रही है कि वो इस्तीफा दे दें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को छोड़ दें, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ छोटे और जूनियर नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को रिजाइन जरूर कर दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो एमएलएज हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से 3 मुसलमान एमएलए हैं और उनमें से गुंटूर से एमएलए हैं नसीर अहमद। उनके खिलाफ भी विजयवाड़ा में, गुंटूर में लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और मांग की कि उन्हें टीडीपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। तो बहरहाल ये सच्चाई है, ये हकीकत है और इसी वजह से लोग वजह तलाश करना चाह रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार की हिमायत से लोग ज़्यादा परेशान नहीं थे जितने चंद्रबाबू नायडू के रवैये से परेशान थे कि अचानक चंद्रबाबू नायडू कैसे बदल गए। कल कुछ और कह रहे थे, आज उन्होंने कुछ और कर दिया और उसके पीछे की जो वजह है वो है ईडी। और ईडी हमारे इंडिया में एक ऐसी ताकत है जो अच्छे से अच्छे लोगों को अपना ख्याल, अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर कर देती है। बड़े से बड़े बहादुर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ईडी एक अलग ताकत है। कुछ लोग तो ये भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अमेरिका ने इंडिया पर जो 26% टैरिफ लगा दिया है, तो अमेरिका को सबक सिखाने का, ट्रंप को उनकी औकात बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ईडी को उनके पीछे लगा दिया जाए। फिर ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ईडी की वजह से बड़े बड़े लोग पीछे हट गए हैं। कई लोगों ने पार्टी बदल ली है, इधर से उधर चले गए हैं और जब उधर चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन है वहाँ, उनकी धुलाई हो जाती है, फिर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता, उनके खिलाफ कोई जाँच नहीं होती। तो चंद्रबाबू नायडू का भी पूरा मामला यही है, यानी मामला ये नहीं है कि उन्होंने देश के हक में या इस वजह से कि बिल बहुत अच्छा था, इससे मुसलमानों का फ़ायदा होगा, इस वजह से उन्होंने इस बिल की हिमायत कर दी है, बल्कि ईडी का डर और खौफ है जिसकी वजह से उन्होंने इस बिल की हिमायत की और मुसलमानों के साथ गद्दारी की। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।